वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी में पौधे उगाने का किया एक्सपेरिमेंट। हैरान कर देने वाले नतीजे आए सामने। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे सफलतापूर्वक उगा लिए गए हैं। आइए जानते हैं ये रोचक एक्सपेरिमेंट क्या है और इसे कैसे किया गया, क्यों यह हमारे लिए ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हमें होंगे। साथ ही एक राज की बात यह है कि चांद की हवा में तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इसकी मिट्टी में बहुत सारी ऑक्सीजन मौजूद है। इसे वैज्ञानिक कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में भी पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। एक भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक भी इस प्रयोग में शामिल है, तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, जब स्पेस युग शुरू हुआ था, अमेरिका और रूस के बीच सबसे पहले चंद्रमा तक पहुंचने की रेस शुरू हो चुकी थी। तब अमेरिका ने सन 1968 से लेकर 1972 तक अपने अपोलो मिशंस के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर पहुंचाया था। नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 के दिन पहले चांद पर कदम रखने वाले इंसान बन गए। ये नासा का अपोलो 11 मिशन था। इसके बाद कई और अंतरिक्ष यात्री जो वहाँ गए, उन्होंने एक विज्ञान के लिए उपयोगी काम किया, और वो ये कि वे अपने साथ चांद के टुकड़े भी धरती पर उठा लाए। मतलब कि चांद की मिट्टी, जैसे चांद की मिट्टी को रिगोलित कहा जाता है। अब 50 साल बाद वैज्ञानिकों ने इसी चांद की मिट्टी में पौधे उगा डाले हैं। हम इंसान फिर से चांद पर जा रहे हैं, लेकिन इस बार वहाँ बस्ती बसाने के लिए। चांद पर एक स्पेस स्टेशन और चांद के ऑर्बिट में एक लैब बनाने के लिए नासा ने अपना आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अंतरिक्ष यात्री जो मिट्टी चांद से लाए थे, वे अब तक सुरक्षित रखी गई थी। अब उनमें से 3 मिट्टी के सैंपल्स में वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक पौधों को उगाने का प्रयोग किया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एराबिडोप्सिस थालियाना पौधे का चुनाव किया। लेकिन वैज्ञानिक आखिर चाहते क्या है, इसकी जरूरत क्या है? वेल दोस्तों, नासा अपने लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोच रहा है। नासा का लक्ष्य चांद और उसके बाद मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाना है। सोचिए, जब ये इंसान मंगल और चांद पर जाकर रहेंगे तो वहाँ खाएंगे क्या? सभी अंतरिक्ष यात्रियों का खाना पृथ्वी से ले जाना बहुत महंगा और मुश्किल होगा। इससे इंसान ज्यादा समय तक चांद और मंगल पर खोज अभियान नहीं चला पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक चाहते हैं कि मंगल और चांद के पानी और मिट्टी का यूज करके वहाँ ही अंतरिक्ष यात्रियों के खाने को उगाया जा सके। इस प्रयोग से एक फायदा यह भी है कि हम ये जान सकते हैं कि बहुत कम पोषक तत्वों वाली मिट्टी में पौधों को कैसे उगाया जाए। अगर हम यह करने में कामयाब हो गए तो यहाँ पृथ्वी पर ही बेकार पड़ी बहुत सी जमीन पर पेड़ पौधे उगा पाएंगे। इससे इंसानों का बहुत फायदा होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने यह कारनामा किया है। एक ऐसा काम जिससे कि स्पेस में खोजबीन करने में तो हमें फायदा होगा ही, साथ ही साथ पृथ्वी पर भी हम इंसानों के लिए ज्यादा फूड उगा पाएंगे। भारतीय मूल की नासा की एक वैज्ञानिक शर्मिला भट्टाचार्य भी इस प्रयोग में शामिल है। इन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1985 में बीएससी की डिग्री ली थी, ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में। इस टीम के वैज्ञानिकों ने खुद से 2 सवाल पूछे। क्या चांद की मिट्टी में पौधे उग सकते हैं? और दूसरा, इसके क्या फायदे इंसानियत को हो सकते हैं? क्या इससे हमें चांद पर बस्ती बसाने में मदद मिलेगी? पहले सवाल का जवाब कुदरत ने हमें दे दिया है। हालांकि अभी चांद की मिट्टी में उगे पहले पौधे थोड़े कमजोर हैं। ये धरती की सामान्य मिट्टी में पैदा हुए पौधे और ज्वालामुखी की कम पोषक मिट्टी में उगे पौधों से भी कमजोर हैं, लेकिन पौधे उगे तो हैं। अब वैज्ञानिक इन पौधों के डीएनए की स्टडी करके पता लगा रहे हैं कि कम पोषक तत्वों के कारण पौधों के किस जीन पर असर पड़ा है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम जिस भी ग्रह और उपग्रह पर उतरते हैं हमें वहाँ उपलब्ध तत्वों को ही यूज करना होगा। दोस्तों, यही कारण है कि नासा चांद के साउथ पोल पर रोबोट भेजेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सा पानी जमा हुआ है। वैज्ञानिकों की ये खोज चांद पर मानव बस्ती और खेत की ओर पहला कदम है। कौन जाने आज से 50 सालों बाद चांद पर भी पृथ्वी की तरह हरे भरे जंगल और खेत उगा लिए जाएं। एराबिडोप्सिस थालियाना पौधे को ही क्यों चुना गया है चांद की मिट्टी में उगने के लिए? यह पौधा यूरेशिया और अफ्रीका में पाया जाने वाला पौधा है। इसे इसलिए चुना गया क्योंकि वैज्ञानिक इसके बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हैं। यह आसानी से उग जाता है। वैज्ञानिक जानते हैं कि इसके जीन्स कैसे हैं और ये पौधा अलग अलग प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार व्यवहार करता है। इस मजेदार प्रयोग को वैज्ञानिकों ने कैसे किया, आइए देखते हैं। इस अनोखे प्रयोग को करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपोलो 11, 12 और 17 मिशन से लाई गई मिट्टी का प्रयोग किया। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ बहुत ज्यादा चांद की मिट्टी नहीं ला सके थे, इसलिए हर पौधे को सिर्फ 1 ग्राम चांद की मिट्टी में ही उगाया गया। वैज्ञानिकों ने पहले इसमें थोड़ा पानी डाला और फिर एक बीज। इसके बाद इन्हें कांच के बक्सों में एक साफ कमरे में रख दिया गया। हर दिन थोड़ा सा पोषक सॉल्यूशन इसमें डाला गया। 2 दिन बाद पहले अंकुर फूट पड़े, चंद्रमा के पहले प्लांट्स। यह नज़ारा देखकर वैज्ञानिक खुशी से निशब्द हो गए। सारे बीज उग गए थे। 6 दिन तक चंद्रमा के पौधे और पृथ्वी की मिट्टी में उगाए गए पौधे एकदम सेम दिख रहे थे। 6ठे दिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता था कि चांद के पौधे बहुत कमजोर थे। वे ज्वालामुखी की राख में उग रहे पौधों से भी कमजोर थे। ये पौधे अब धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनकी जड़ भी बहुत पतली थी, इनकी पत्तियां मुरझाई हुई थी और इन पर लाल धब्बे भी थे। 20 दिनों के बाद वैज्ञानिकों ने इन पौधों को निकाल लिया और इनके RNA की स्टडी की जाने लगी। इस स्टडी से अभी तक ये पता चला है कि ये पौधे उन पौधों की तरह हो गए थे जो कि बहुत ज्यादा नमक या धातु युक्त मिट्टी में उगते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के बीज और चांद की मिट्टी से पौधे उगने का यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और कई प्रयोग किए जाना बाकी है। हम इंसान शुरू से ही एक्सप्लोरर्स रहे हैं।
इसी से हमारा इतना विकास हुआ है। हमने अपने घर अफ्रीका के घने जंगलों से बाहर निकलकर अनजान दुनिया में कदम रखने की हिम्मत की। पहले लोग जिन्होंने समंदरों को पार किया उन्हें पता ही नहीं था कि दूसरी तरफ क्या है, फिर भी वे आगे बढ़े। बस वे एक्सप्लोर करना चाहते थे इस पूरी दुनिया को। आज तो हम काफ़ी कुछ जानते हैं। अब हम इंसानों के सामने मून है, मार्स है और इसके आगे बर्फीले समुद्र वाला यूरोपा और टाइटन। दोस्तों, चांद के वायुमंडल में तो ऑक्सीजन नाम मात्र को है, लेकिन इसकी मिट्टी में बहुत सारी ऑक्सीजन मौजूद है। आइए जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल कि आखिर वैज्ञानिक चांद की ज़मीन में से कैसे इस ऑक्सीजन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यह स्टेप भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के चांद पर मानव बस्ती बसाना लगभग असंभव ही है। दोस्तों, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का सुनहरा युग है। मानव चंद्रमा और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने ही वाला है। इस महामिशन के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। वह दिन दूर नहीं जब हम मनुष्य एक इंटरप्लानिटरी स्पीशीज बन जाएंगे, यानी कि ब्रह्मांड में इंसान एक से अधिक ग्रह पर रहने वाला प्राणी बन जाएगा। इंसान पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा और पड़ोसी लाल ग्रह मंगल पर भी रहने लगेगा। चंद्रमा और मंगल पर स्थायी मानव बस्तियां होंगी। शुरू में वहाँ केवल एस्ट्रोनॉट्स और वैज्ञानिक ही रहेंगे, जैसे कि ठंडे अंटार्कटिक महाद्वीप पर केवल वैज्ञानिक ही रहते हैं। इस सपने को साकार करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी खोजी जा रही है, जिसकी सहायता से ऐसी कोशिश की जा रही है कि चंद्रमा और मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले तत्वों को ही उपयोग में लाया जा सके। इंसान के जिंदा रहने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर तो इसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मंगल और चांद पर ऑक्सीजन का कम होना इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। वैज्ञानिक अब अपना फोकस इस बात पर केंद्रित कर रहे हैं कि चंद्रमा पर ही ऑक्सीजन बनाई जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे? चंद्रमा पर एक बहुत ही पतला वातावरण है जो कि हाइड्रोजन, नियॉन और ऑर्गन जैसी गैसों से मिलकर बना है। इसमें ऑक्सीजन नाम मात्र की है, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चंद्रमा पर बहुत सारी ऑक्सीजन मौजूद है। यह वातावरण में गैस के रूप में नहीं है, बल्कि चंद्रमा की सतह पर पड़ी है। चंद्रमा की सतह पर एक खास परत है जिसे रिगोलिथ कहते हैं। ये छोटी चट्टानों, पत्थरों और बहुत ही ज़्यादा बारीक धूल से बनी है। यह रिगोलिथ परत पूरे चंद्रमा पर फैली है। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत एक ऑस्ट्रेलियन मून रोवर नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इस रोवर का एक ही गोल है, ये रोवर ऐसी चट्टानें और पत्थर के सैंपल्स कलेक्ट करेगा जिनमें से ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर चंद्रमा की सतह रिगोलिथ पर कितनी ऑक्सीजन मौजूद है? क्या यह मानव चंद्र बस्ती के लिए पर्याप्त होगी? बहुत कम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन हवा के अलावा पृथ्वी की मिट्टी और चट्टानों में भी मौजूद है। चंद्रमा भी इन्हीं चट्टानों का बना हुआ है। इसके साथ साथ चंद्रमा पर लाखों सालों में मीटियोर्स गिरकर भी जमा हो गए हैं। सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के मिनरल्स चंद्रमा की सतह पर बहुतायत में पाए जाते हैं। इन सभी मिनरल्स में ऑक्सीजन है, बस ये ऐसे रूप में नहीं है जिसे हमारे फेफड़े उपयोग कर सकें। चांद पर ये मिनरल्स कई रूप में मौजूद हैं। चांद पर लाखों सालों से उल्कापिंड गिर गिर कर इकट्ठे हो रहे हैं। यही वजह है कि चंद्रमा की सतह पर बहुत बारीक धूल के रूप में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। पृथ्वी की मिट्टी और चांद की मिट्टी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनफैक्ट चांद की मिट्टी को मिट्टी कहना ही गलत है, क्योंकि मिट्टी एक ऐसा जादुई तत्व है जो कि केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है। लाखों तरह के जीवों ने इस मिट्टी को बनाया है। इसमें कई तरह के केमिकल और बायोलॉजिकल तत्व पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा पर पाए जाने वाले पदार्थ लाखों सालों से अनछुए हैं। उन्हें किसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया से बदला नहीं गया है। चांद की सतह पर पाए जाने वाले तत्वों को रिगोलिथ या आवरण कहना ज़्यादा सही है। चंद्रमा का यह रिगोलिथ 45% ऑक्सीजन का बना हुआ है, लेकिन यह ऑक्सीजन मिनरल्स के अंदर कैद है। मिनरल्स के अणुओं को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आपने केमिस्ट्री की स्टडी के दौरान इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम ज़रूर सुना होगा। इस प्रोसेस का उपयोग कई तरह से किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के तरल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। पृथ्वी पर ऐसा हम एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए करते हैं और ऑक्सीजन इसका एक बाय प्रोडक्ट होती है। लेकिन चंद्रमा पर ठीक इसका उल्टा होगा। ऑक्सीजन हमारा मेन प्रोडक्ट होगी और एल्यूमिनियम एक बाय प्रोडक्ट सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न होगा। यह बहुत ही साधारण प्रोसेस है, लेकिन बस एक समस्या है, वो ये कि इसमें एनर्जी बहुत लगती है। चंद्रमा पर हम इस प्रोसेस के लिए एनर्जी सूर्य से या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कई उपकरणों की ज़रूरत भी होगी। पहले हमें ठोस मिनरल्स को तरल रूप में लाना होगा। पृथ्वी पर यह सब करना हमारे लिए आसान है, लेकिन चंद्रमा पर सारे उपकरण ले जाना और ज़रूरी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करना बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। बेल्जियम में एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सर्विसेज। ये कंपनी कुछ ऐसे छोटे रिएक्टर्स बना रही है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन बना सकते हैं। सन 2025 में यह कंपनी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इन रिएक्टर्स को चंद्रमा पर पहुंचाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रमा हमें कितनी ऑक्सीजन दे सकता है।
वेल अगर हम सिंपल मैथ कैलकुलेशन करके देखें तो चंद्रमा हमें बहुत सारी ऑक्सीजन दे सकता है। अगर हम चंद्रमा की गहराई में दबी चट्टानों को छोड़ दें और केवल ऊपरी सतह रेगोलिथ पर जमी धूल और छोटी रॉक्स के ऑक्सीजन का हिसाब लगाएं तो यह ही हमारे लिए पर्याप्त होगी। औसत रूप से हर क्यूबिक मीटर रेगोलिथ में 1.4 टन मिनरल पाया जाता है। इसमें करीब 630 किलोग्राम ऑक्सीजन है। नासा का कहना है कि एक इंसान को जिंदा रखने के लिए हर रोज़ 800 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस हिसाब से 630 किलो ऑक्सीजन एक इंसान को 2 सालों तक जिंदा रख सकती है। चलिए अब मानते हैं कि चंद्रमा की रेगोलिथ की गहराई 10 मीटर है, जिसमें से हमें ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा की सतह पर इतनी ऑक्सीजन है जो कि पृथ्वी के 8 अरब लोगों को 1 लाख सालों तक जिंदा रख सकती है। दोस्तों, अगर सोचा जाए तो किसी दूसरे ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाना कितना मुश्किल चैलेंज होने वाला है, लेकिन हमें पृथ्वी पर यह सब कुछ मुफ्त में ही मिला हुआ है। प्योर ऑक्सीजन, मिट्टी, पेड़ पौधे, जंगल, मौसम। स्पेस में नई बस्तियां बसाने के साथ साथ हमें इस जन्नत पृथ्वी को भी हमें संभाल कर रखना होगा। दोस्तों, YouTube पर बहुत कम अच्छे साइंस चैनल हैं। अगर आप हमारी छोटी सी हेल्प कर सकें तो हम आपके लिए बहुत अच्छी साइंस वीडियोस बनाते रहेंगे। आपको बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं अगली साइंस ट्यूब वीडियो में।